बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, बिलखुसूस पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए एक पैगाम जारी किया। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किस नौइयत के होंगे या नहीं होंगे, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर जो सबसे अहम नुक्ता है, इमरान खान की हिदायत के मुताबिक किस किस ने उनकी इस ट्वीट को रीट्वीट किया और जो टिकट के दावेदार हैं, क्या वो इमरान खान के नज़रिए के साथ भी खड़े हैं या फिर सिर्फ ठंडी गाड़ियों में बैठकर ये तहरीक चलाना चाहते हैं, इसकी तफसील भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और फिर व्यूअर्स, इमरान खान की रिहाई का मामला अमेरिका और न्यूजीलैंड में किस तरह उठाया गया और ये मुतालबा दोनों मुल्कों से किस तरह सामने आ रहा है, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर लंदन चैप्टर की क़यादत जो है वो पहुंची है अमेरिका में, जहां पर इमरान खान पर जो सख्तियां इस वक्त जेल में की जा रही हैं, इसे दुनिया के सामने रखा और वहां पर सेनेटर्स क्या कह रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो सबसे अहम खबर है, कासिम खान ने एक और ट्वीट की और एक और बड़ा तहलका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए ये बड़ी मुश्किल किस तरह से बनती जा रही है और वो क्यों अपनी निजी महाफिल के अंदर और फिर जो अपनी मीटिंग्स होती हैं उसमें कासिम और सुलेमान की प्रेजेंस को किस तरह तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन फिर सबसे अहम खबर थी इमरान खान की एक ट्वीट जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की क़यादत और फिर अवाम के नाम एक पैगाम की शक्ल में जारी की। खान साहब भी कहते हैं कि मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूं, लेकिन जब्र के सामने न झुका था न झुकूंगा और कोई मुझे झुका नहीं सकता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम दूंगा कि किसी सूरत जब्र के इस निज़ाम के सामने आपने नहीं झुकना। पाकिस्तान के अंदर ना एक चाचा जी, वो बाबा जो मोटरसाइकिल पर बैठकर पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कर रहा था और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी उसने पैगाम दिया, अल्फाज जो भी थे, लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं है। उसे आपने उठा लिया, आप उसके दर्जनों अब इंटरव्यूज हो चुके हैं जिसमें वो अपने उस बयान से पीछे हट रहा है, लेकिन जो डैमेज था, जो पाकिस्तान की आवाम इस हुकूमत के बारे में और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोचती है, वो दुनिया के सामने आ गया। ये एक ऑर्गेनिक पॉपुलर ओपिनियन था, लोगों का ख्याल, और सिर्फ अब एक बाबा जी जिन्होंने ये बातें की, ये उनका मामला नहीं रहा, बल्कि पूरी पाकिस्तान की कौम, चाहे वो इस किस्म के बयानात जारी करे या ना जारी करे, ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया। और ये जो जब्र का निज़ाम है जिसकी बात खान साहब कर रहे हैं, ये जो मर्जी निज़ाम जितनी मर्जी देर अपने आप को कायम रखने के लिए जितनी मर्जी तरामीम कर ले, आखिरकार इस निज़ाम ने गिरना है। इमरान खान ये भी कहते हैं कि मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने, जिसमें बैरिस्टर गौहर और फिर इसके अलावा आपको अली मीन गंडापुर की शक्ल में ये बयान ज़रूर नज़र आएगा कि हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। खान साहब ने कभी ये बात नहीं की और ना ही 90 दिन की बात की। तो इस ट्वीट के अंदर जो इमरान खान के अपने ज़ाती ट्विटर अकाउंट से जारी की गई, ये पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो आज भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बैरिस्टर सैफ की शक्ल में या तो पैगाम लेकर जाते हैं या फिर अपनी तकरीरों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बार बार बात करते हैं। आपको ये भी याद होगा कि बैरिस्टर गौहर ने जब ये मुज़ाकरात की कहानी बार बार इस्टेब्लिशमेंट के साथ उठाने का सिलसिला शुरू किया, तो इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा कि अगर उसे मालूम नहीं है तो जाकर बता दो कि मुज़ाकरात उनके साथ नहीं होंगे। खान साहब ने दो चीज़ें और भी बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी और ये एक ज़ाती इंतकाम है जिसका जिक्र वो अपने इस ट्वीट में करते हैं कि पिछले कुछ रोज़ में इमरान खान पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई और कैद तन्हाई में रखना, और जो असल टारगेट किया जा रहा है वो बुशरा बीबी है जिनके ऊपर सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। और उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर होगी। और जिस तरह से जुल्फी बुखारी के ज़रिए पैगाम भेजा गया, हमने मुलाकात से इनकार किया, तो उसके बाद एक तरह से ये ज़ाती इंतकाम लिया जा रहा है। जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहाँ सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। एक फ़ौजी रिजवान को शान शौकत से रखा हुआ है, लेकिन मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये जो भी कर लें, इस जुल्म के आगे ना पहले झुका था और ना ही अब झुकूंगा। पंजाब में पिछले 2 साल से मरीम नवाज के ज़ेर साए जबर फस्तायत का जो माहौल है, इसने जमहूरियत और सियासी सरगर्मियों का खात्मा कर रखा है। तमाम मेंबरान असम्बली का काफिले की सूरत में पंजाब आकर सियासी इज्तिमा करना खुश आइंद है। अच्छा, अब देखें, ये खान साहब ने
جو تمام ممبران کی بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل حقائق سے عمران خان کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ اگر بیرسٹر گوہر جا کر ہی تمام چیزیں بتا رہے ہیں، اور جن حالات کے اندر جو افریدی صاحب کو ٹکٹ دینے کی بات کی گئی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ عمران خان کے سامنے جو بھی آپ حالات پیش کریں گے اس میں بہترین فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس کی بہت بڑی اگزامپل فضل الرحمان کی ہے۔ میں آپ کو اس پلیٹ فارم پہ اور میرے جیسے کئی دوست آپ جو سنتے ہیں انہوں نے بھی اس چیز سے اتفاق کیا کہ فضل الرحمان ایک بہت بڑا رانگ نمبر ہے، اور ہمارا ماننا یہ تھا کہ جب عمران خان کے سامنے حالات ہی ایسے آپ بنا کر پیش کریں، ایک جھوٹا منظرنامہ عمران خان کے سامنے رکھا جائے کہ فضل الرحمان جی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ایک بڑی تحریک ہوگی اور ہم مل کر اس حکومت کو گرا دیں گے، یہی کہا ہوگا نا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فضل الرحمان نے عمران خان کا نام استعمال کر کے لائم لائٹ میں آ گئے، خوب انہوں نے پاکستان کے میڈیا اور ہر ٹیلی ویژن چینل کے اندر رونقیں ان کے گھر کی بحال ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کیا وہی جو ان کے دل میں تھا، اور انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا۔ تو اسد کیسر یا باقی لوگ جو بھی جا کر عمران خان سے ملتے ہیں، انہوں نے عمران خان کے سامنے جو سچویشن ہے جو رکھی، اس کے تناظر میں تمام فیصلے ہوئے، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب کو اصل حقائق نہیں بتائے جا رہے۔ یہ چیئرمین سینٹ ڈپٹی تھا، اس نے کیوں پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں کی، اور 9 مئی کے حوالے سے جو اس کا بیان ہے خان صاحب کی نظر سے تو نہیں گزرا ہوگا۔ عمران خان تو جیل کے اندر ہیں، انہیں کسی نے جا کر نہیں بتایا ہوگا کہ ہاں جناب افریدی صاحب نے ایک بیان جاری کیا۔ دیکھیں جب آپ آزاد ہوتے ہیں نا، جب باہر ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے بھی سورسز ہیں، پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے، پارٹی کے باہر کیا چل رہا ہے، لوگ آپ کو آ کر کیا فیڈ کرتے ہیں، آپ اپنی بھی انٹیلیجنس گیدرنگ کرتے ہیں۔ تو وہ خان صاحب کو اس کا obviously قید کے اندر ایکسیس نہیں ہے، تو جو کوئی بھی عمران خان کے سامنے جا کر چیزیں رکھتا ہے اس کے تناظر میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ ماضی میں ایسی خبریں بھی رپورٹ ہوئی کہ جب عمران خان کے سامنے جو اخبارات رکھے گئے، ان میں اخبارات میں خبریں ایسی چھاپی گئی جو اصل اخبارات کے اندر موجود نہیں تھی، اور عمران خان کو کہنا پڑا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ باہر سارے ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، اور سب لوگوں نے شاید یہ تسلیم کر لیا کہ عمران خان کو ہم نے جیل میں ہی رکھنا ہے، اور اس چیز کو اب عام کیا جا رہا ہے۔ اب ویورز اس میں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی جو خان صاحب نے کہی کہ اس وقت مجھ سمیت کئی افراد سخت ترین جیلیں کاٹ رہے ہیں، اس لیے پارٹی کا ہر شخص اپنے ذاتی اختلافات کو مکمل طور پر نظر انداز کرے، میڈیا کے سامنے اپنے ذاتی اور اندرونی معاملات کو زیر گفتگو لانا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ میری سختی سے ہدایت ہے کہ پارٹی میں بڑے بڑے عہدیدار یا چھوٹے سے چھوٹا رکن یا ذمہ دار سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یا کسی بھی فورم پر پارٹی کے اندرونی معاملات یا اختلافات کا اظہار مت کریں، اپنی ساری توجہ صرف اور صرف احتجاجی تحریک پر رکھیں تاکہ ملک میں انسانی حقوق کی بحالی ممکن ہو سکے۔ اگر کسی ذمہ دار نے اس احتجاجی تحریک میں حصہ نہ لیا پھر اس کا فیصلہ میں جیل سے خود کروں گا۔ The problem is خان صاحب، جو لوگ رانگ نمبرز ہیں، جو آپ کے نام کو استعمال کر کے کبھی ایک کرسی کو پکڑتے ہیں اور دوسری کرسی کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک بیانیے کا جو بوجھ اٹھا نہیں سکتے، ان کی نشاندہی کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ تک کی تمام انفارمیشنز پہنچائی نہیں جا رہی، کس طرح سے آپ کو دھوکہ جو ہے وہ یہ تمام لوگ دے رہے ہیں۔ میں بھی آپ کو نا یہ خبر بھی دے دوں، اور یہ خبر آ رہی ہے جی دنیا کے 2 بڑے ممالک سے، اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ اب امریکہ میں بھی زور پکڑ رہا ہے۔ اس کی خبر کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امریکہ میں مسلمان رکن کانگریس ہیں الہان عمر نے ایک بار پھر ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اس کے علاوہ عالمی طور پر مزید آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ نیوزی لینڈ میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ جسٹس فار عمران خان پٹیشن کو باقاعدہ طور پر نیوزی لینڈ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں باضابطہ طور پر پیش کر دیا گیا۔ پٹیشن نیوزی لینڈ حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ پاکستانی حکومت سے عمران خان کو رہا کرنے کا مطالبہ کرے۔ مزید یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان اور دیگر قیدیوں کا فیئر ٹرائل ہو، نومبر 2024 کے واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں۔ پٹیشن کا نام کیا جی؟ دی ٹری آف ہیومینٹی فار آل، جسٹس فار عمران خان۔ قاسم کا اس کے اوپر جی ایک رد عمل بھی آیا، اور یہ وہ رد عمل تھا جو obviously جو ایک سلسلہ ہے، دونوں بیٹوں نے پاکستان آ کر اپنے والد کی تحریک کو، جو آزادی کی تحریک ہے، اس کو لیڈ کرنا تھا، یا کم از کم ان کی ملاقات کے حوالے سے بات جو ہے وہ ضرور کی گئی، لیکن ایک طوفان آپ کو نظر آیا پاکستان کی حکومت اور ان کے بیربلوں کی طرف سے بیانات کی شکل میں۔ لیکن یہ سلسلہ یہ رکے گا نہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹائمز کے اندر جمیمہ گولڈ سمتھ کا ایک انٹرویو، اور جس میں انہوں نے ذاتی انتقام کا حوالہ دیا۔ دنیا کے بڑے بڑے اخبارات اب کر کیا رہے ہیں، وہ عمران خان کی گفتگو کو، عمران خان کے ساتھ ہونے والے مظالم کو اب جگہ دے رہے ہیں، اور جمیمہ along with her family اب اسے جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں۔ اب قاسم خان کا جی اس کے اوپر رد عمل کیا تھا؟
نیوزی لینڈ میں فری عمران خان مہم شروع کرنے پر پی ٹی آئی کی بیرون ملک قیادت کی تعریف۔ قاسم نے نیوزی لینڈ چیپٹر میں فری عمران خان مہم شروع کرنے پر پی ٹی آئی کی قیادت کو سراہا، اور یہ ایک سلسلہ ہے جسے آپ روک نہیں سکیں گے اگر آپ روکنا بھی چاہیں۔ میں آپ کو آگے چل کر جو عمران خان کی قید کو نارملائز کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے لیے شاید یہ کام سے پتہ ہے، ہاں عمران خان اندر ہے، عمران خان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس پر سختیاں کر رہی، ہاں یار ایسا ہو رہا ہے، تو ہم لوگوں نے شاید یہ ایک روٹین کا معاملہ بن گیا۔ آپ اسے نارملائز، اس پورے جملے کو پاکستان کی عوام کے سامنے ایک عام سی بات کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اسے کس طرح سے نارملائز کیا جا رہا ہے اور خبریں کیسی رپورٹ ہو رہی ہیں۔ کل کی ویڈیو کے اندر کچھ چیزیں رہ گئی تھی اور میں اس پہ تفصیل سے بات نہیں کر سکا، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ زلفی بخاری صاحب کے اوپر جو الزامات لگ گئے ہیں، اور زلفی بخاری صاحب کے اوپر الزامات عمران خان کی جو سب سے بڑی بہن ہے روبینہ خان، انہوں نے لگائے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے زلفی بخاری کو ایک متفقہ پی ٹی آئی لیڈر کے طور پر لانچ کیا جا رہا ہے، اور کئی مہینے منظر سے غائب رہنے کے بعد کیا یہ دھوکے باز آدمی اب ویژن فراہم کرے گا؟ زلفی بخاری نے سیاست اور پارٹی ترجمانی کے دوران کوئی کارکردگی نہیں دکھائی۔ یہ بین الاقوامی مشیر کے طور پر گھسے پٹے بیانات دیتا ہے جن میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہوتی۔ الزام لگایا کہ یہ بات طے ہے کہ وہ عمران خان کے لیے کام نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں، کسی کی نیت کے اوپر شک کرنا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی جو خبریں برطانیہ کی ہیں وہ ہمیں کچھ اس قسم کے ہی تاثرات جو ہیں وہاں سے ملتے ہیں۔ زلفی بخاری سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس کے اوپر کسی قسم کا جواب نہیں دوں گا۔ مثال کے طور پر اب تک جتنی بھی موومنٹس ہوئی ہیں وہ یہاں کی جو یوتھ تھی، جو قیادت ہے، اس نے اس کا اہتمام کیا۔ اس کا پاکستان تحریک انصاف، خاص طور پہ زلفی بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے برطانیہ کے اندر، اور قاضی فائز عیسیٰ کی موومنٹ کا تعلق ہو تب بھی آپ نے زلفی بخاری کے انٹرویوز مخصوص ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھے۔ اس کے علاوہ ان کی جو پریزنس ہے وہ بھی آپ کو ایک خاص ٹائم ہے جہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے۔ اور اگر میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگوں کی بات کروں اور میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بتا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخصیت کے بارے میں کہ جناب جب بھی کسی ہاؤس آف لارڈز کے اندر یا ہاؤس آف کامنز میں ہم نے کسی ایونٹ کا اہتمام کیا تو اس کو ہائی جیک کرنے کے لیے کچھ شخصیات ایک دم سے نمودار ہوتی ہیں، تو ان کا اشارہ کس کی طرف تھا اس پر ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ ویورز، قید کو نارملائز کرنے کی کوشش جو وہ کی جا رہی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل نے عمران خان کی سہولیات کی لمبی لسٹ اور بہت کچھ میڈیا کے ساتھ شیئر کیا۔ اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ دنوں سے انٹرنیشنلی جو موومنٹ شروع ہوئی اس کے پیرالل ایک انہوں نے اپنے انٹرنل موومنٹ بھی شروع کر دی ہے۔ ایک خبر لگی جی کل وقار ستی کی جیو کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس سے پہلے وی نیوز کے اوپر بھی لوگ بیٹھ کر یہی بیانیہ ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ لکھنے والا اور سکرپٹ دینے والا اور نارملائز جو چیزوں کو پیش کر رہا ہے خان صاحب کے حوالے سے، وہ سارا ایک ہی اس کا سکرپٹ رائٹر ہے، اور اس نے اس بیان کو پاکستان میں مختلف جو ان کے اپنے آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذریعے اسے پھیلانا شروع کر دیا۔ اب یہ نارملائز کرنے کی بات کیا، ذرا غور سے سنیں۔ عمران خان کی ہدایت اب تک ان کے اکاؤنٹ سے 413 ٹویٹس ہوئی، 11 ماہ سے کم عرصے میں 45 اخباری سرخیاں لگی۔ اچھا، ویڈیوز کے اوپر نا ایک کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اس کے اندر بھی ہو بہو یہی باتیں تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے صحافیوں کو انٹرویو دے رہے ہیں، ٹویٹس ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ عمران خان کی جو جیل ہے وہ سخت جیل ہے؟ یہ بڑی شہنشاہوں کو ایسی جیل جو نصیب ہوتی ہے، یہ بیانیہ بنایا گیا۔ خبر کے مطابق 45 اخباری سرخیاں لگی 11 ماہ کے اندر۔ 2024 سے تاحال 10 بین الاقوامی میڈیا چینلز کے ساتھ باہمی تعاون کر چکے۔ 3 ماہ میں 66 خواتین اور حضرات مل چکے۔ روزانہ 3 دفعہ ڈاکٹر چیک کرتا ہے۔ LED اخبارات کتابیں دی ہوئی ہیں۔ عمران خان کو کھانا تیار کرانے کے لیے قیدی باورچی بھی دیا گیا۔ یہ باورچی ناشتہ، دوپہر، شام کا کھانا عمران خان کی خواہش کے مطابق بناتا ہے۔ جیل میں متعین ڈاکٹرز عمران خان کا طبی معائنہ کرتے ہیں، ان کے تمام اعضائے رئیسہ کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ وائٹل آرگنز ہیں جی، آپ کا جگر، آپ کا دل، آپ کا دماغ، اس چیز کو جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ 2 ہفتوں میں عمران خان کو کسی قسم کی بیماری یا عارضہ رپورٹ نہیں ہوا۔ سال میں عمران خان میڈیا سے بھی انٹریکشن کر چکے۔ 2 سال میں وہ جیل سے مین اسٹریم میڈیا اور اخبارات سے مخاطب ہوتے رہے۔ اس طرح کے بیانات آپ کو سننے کو ملیں گے، اور دیکھیں یہ وہی بیانات ہے۔ ویڈیوز کے اوپر کلپ موجود ہے، عمار مسعود کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے لوگ نکل آتے ہیں اور ان کا صحافت سے کیا تعلق ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اندر صحافت کو بھی بدنام کر دیا اور انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارمز لوگ چلانے پر مجبور ہو گئے۔
जो क्वालिटी जर्नलिज्म था वो अब आपको सारा यूट्यूब पे नजर आएगा, लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जनाब ये किसी खास कबीले की तर्जुमानी करते हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ पे जुल्म होगा वहाँ पर एक सहाफ़ी को बोलना है। अगर जुल्म फ़लस्तीन के अंदर हो, क्या हम खामोश हो जाएंगे? जब हम बोलते हैं तो अमेरिका कहता है कि जनाब इन लोगों को बंद कर दो और इनको अमेरिका के अंदर आप दाखिला नहीं दिया जाएगा। तो ये सिर्फ इस देश की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस देश की कहानी है जहाँ पर जो आइडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल्स होते हैं ना, जो शख्सियात हैं जो अपनी सोच को बतौर डिक्टेटरशिप लोगों पर मुसल्लत करना चाहते हैं, वो आपको हर जगह ये इसी किस्म के ख्यालात जो है लोगों के मिलेंगे। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त की सूरत हाल है। 22-22 घंटे खान साहब को अकेला रखा गया, लेकिन इस चीज़ को नॉर्मलाइज एक तरह से जो है वो करके पेश किया जा रहा है। मुनीर फारूक साहब ने जी एक बात कही, और वो ये कहते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इमरान खान के सेल की बिजली बंद की गई, उन्हें मसाइल रहे, मैं झूठ नहीं बोलता, काबिल एतमाद मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ। देखिए, एक तरफ नॉर्मलाइज कर रहे हैं, एक तरफ आपको यही लोग जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी करते हुए आपको नजर आएंगे। और फिर मैं आपको ना क्विकली 6-7 खबरें ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। खान साहब के हवाले से हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि जिस तरह से इमरान खान जेल में कैद काट रहे हैं, इससे उनकी पोजीशन मजबूत हो रही है और हुकूमत इस तरह की डिफेंसिव पोजीशन में आ रही है। इस हुकूमत के वज़रा को आलमी अमूर का ज़रा भी अदराक नहीं है, जिसके मुंह में जो कुछ आता है वो बोल देता है, और वो इमरान खान के हाथ में खेल रहे हैं। लेकिन क्या इमरान खान अगले कई साल जेल में रहेंगे ताकि मुल्क का बेड़ा मजीद गर्क हो? जो दिल करे कानून साजी की जाए, जब दिल चाहे आइन का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया जाए। सेनेटर तलाल ने जी धमकी दी कि और कहा कि तहरीक इंसाफ वाले सुन लें कि अगर आपने 5 अगस्त को किसी किस्म का कुछ क्लाइमैक्स की अगर आपने बात की तो इसके नताइज पहले से भी ज़्यादा बुरे होंगे, और 26 नवंबर से ज़्यादा आपको सख्त किस्म का जवाब दिया जाएगा। बेहतर है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की तरफ आ जाए और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर बात करें। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं, और ये खबर मियांवाली से है, जहां पर महकमा पंजाब ने मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती में 3 माह की मजीद तौसीक कर दी। अटक और डेरा गाजी खान में रेंजर्स के एक विंग की तैनाती की मंजूरी दी गई है, और ये खबर मियांवाली से है। कल सलमान अकरम राजा साहब का जो एक रिएक्शन आया, बड़ा गुस्से में भरपूर किस्म का रिएक्शन था, और इसको पार्टी के अंदर लोगों ने पसंद नहीं किया, और उन्हें कहा कि हम आपके ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इसके ऊपर जी एक रिएक्शन दिया, और वो ये कहते हैं कि लबुलहजा गुफ्तगू काबिल कबूल नहीं। अगर आपको बहुत गुस्सा चढ़ गया तो पानी पी गुफ्तगू करें। सियासी जमात में कोई किसी का मातहत या नौकर नहीं होता। अगर आपको तनकीद अच्छी नहीं लगी तो पब्लिक फोरम की बजाय पार्टी के अंदर बात होनी चाहिए थी, कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए, और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आलिया हमजा की शिकायत दुरुस्त है कि एक ऐसे इवेंट में चीफ ऑर्गेनाइजर से मुशावरत होनी चाहिए। आप इनको इस इवेंट से अलग नहीं कर सकते। देखें, पाकिस्तान में जस्टिफाई किया जा रहा है कि अगर आलिया हमजा को नहीं बुलाया गया तो उसे कहें जी खामोश हो जाए और पार्टी के मामला को दुनिया के सामने रखें। गलती करो तो उसी इमरान खान को जाकर आप गलत ब्रीफ करें और वहां से एक पैगाम आ जाए। आपको आलिया हमजा को इस पूरे इवेंट में अगर शामिल करते तो कौन सी आपकी शान में कमी आनी थी? लेकिन ये प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया, और वो माफिया जो पंजाब में आलिया हमजा के खिलाफ काम कर रहा है, यानी ये सारे लोग हैं जो जिनकी लिस्ट तैयार हो रही है, जिन्हें पार्टी से निकालने की बात हो रही है कि उनका तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है और वो कहीं के नहीं रहेंगे, दरबदर हो जाएंगे। वो कहते हैं जरा इनको तो जरा आप टाइट करें ना, और इनको जहां तक आलिया हमजा का ताल्लुक है तो आपने इनके खिलाफ महाज क्रिएट करना है। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं कि यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज हुई थी, उन्हें जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, और वकील राना मुदस्सिर उमर एडवोकेट के मुताबिक यास्मीन साहिबा को मैदे में दर्द और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। एक बुजुर्ग खातून के साथ जो कुछ वक्त के हाकिम कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम नहीं भूलेगी। जब इनकी बारी आएगी ना, इनका भी इससे बुरा हाल होना है, याद रखिएगा। और उस वक्त प्लेटलेस ऊपर जाएं नीचे जाएं, इनको यही जेल मिलेगी जो इनका मुकद्दर है, और बहुत जल्दी इनको मिलेगी। व्यूअर्स, रेड जोन के अंदर एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। सदर ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक आला सतही मुलाकात हुई है। पहले 1-on-1 मुलाकात हुई, इसके बाद अहम वज़रा की मौजूदगी में मुल्की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर वाज़ेह लाएमल तय किया गया, और मईशत की बहाली पर हुकूमती ब्रीफिंग भी हुई। अहम सवालात इस हवाले से क्या हैं? क्या ये मुलाकात सिर्फ मईशत के हवाले से थी? क्या आसिफ ज़रदारी कहीं नहीं जा रहे? क्या ये मुलाकात गुड जेस्चर के तौर पर हुई, और फिर आसिफ अली ज़रदारी इस निज़ाम की क्या गारंटी है? और अगर उन्हें हटाया गया तो ये निज़ाम क्या नहीं चलेगा? और इसके अलावा मईशत का जो इस वक्त हाल है उस पर जो गवाहियाँ आपको मिलेंगी, एक ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की गवाही है, वो भी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। फवाद हसन फवाद ने भी चीनी की इम्पोर्ट के ऊपर तनकीद की, और सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रही। तो सिर्फ एक चीज़ आपके पास रह जाती है,
वो ममालिक जो आपको कर्ज देते रहे, अरब ममालिक, उन्होंने भी आपसे हाथ खींच लिया। चीन जिसने हाल ही में एक लिस्ट जारी की वीज़ा फ्री कंट्रीज की, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो आप कर क्या रहे हैं? आप सफारती महाज पर नाकाम, आप अपने मुल्क के अंदर नाकाम, आप अपने घरों में नाकाम, आप अपनी सियासत के अंदर नाकाम, आप एक नाकाम एंटिटी के तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त काबिज हैं। तो इसका भी जायज़ा यकीनन लिया गया होगा कि अगर तुमने मुझे बतौर सदर हटाने की कोशिश की तो फिर याद रखना हुकूमत तुम्हारी भी नहीं बचेगी। ये वो नुक्ता है जो लोग ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को शायद हटाने की बात की जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली वो अपने कार्ड्स खेलेंगे और उनमें ये एक कार्ड मौजूद है जिसमें अगर आसिफ जरदारी को हटाया गया तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फिर हुकूमत से अलग हो जाएगी। मैं व्यूअर्स आपको ये खबर भी जाते जाते दे दूं कि फवाद हसन वफाद ये कहते हैं कि दरामदी चीनी नवंबर के आगाज़ में पाकिस्तान पहुंचेगी। इस वक्त गन्ने की नई फसल की खरीदारी का आगाज़ होता है। दरामदी चीनी फसल की कीमतों को नीचे कराएगी। मत पूछिए कि इस गन्ने की कम कीमत का फ़ायदा किसको होगा। ये उनके अल्फाज थे और ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि IMF ने इतराज़ कर दिया है और पहले चीनी एक्सपोर्ट पर डॉलर आप कमाते हैं और जितनी चीनी मुल्क से बाहर जा रही है डॉलर आप कमाएंगे ना। फिर जब पाकिस्तान में चीनी कम हो गई तो आपने क्या किया कि आपने इंपोर्ट करना शुरू कर दी। फिर उसके ऊपर भी सब्सिडी हुकूमत देती है और टैक्स ख़त्म कर देती है। सब्सिडी से भी आपने पैसा कमाया। ये जो तरीन एंड कंपनी और बाकी जो लोग हैं वो क्यों इमरान खान इनके खिलाफ हुआ? इसलिए हुआ ना कि सियासत आप करें, आप दोस्त होने का दावा करें, साथ इमरान खान के चलें और फिर आपकी अपनी फैक्ट्रियां आप खुद फ़ायदा उठाते हैं। जो ऑर्डर टू हुआ इनकी चीनी की कंपनियों का मिल्स का, आप जाकर देख लें कि वहाँ पर कितनी चीनी बन रही थी, लेजर्स के अंदर क्या लिखा गया, पूरी एक रिपोर्ट मौजूद है। तो ये मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर सियासत में आप हो ना तो आपको पाकिस्तान में कारोबार नहीं करना। आप करेंगे क्या? पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिससे फ़ायदा आपके ख़ानदान को हो, आपकी फैक्ट्रियों को हो, आपकी मिल्स को हो। और यही वो तरीका था जिसके ज़रिए पैसा बन जाता है ना जी। जब पैसा आपके पास बन गया, अब आप कहते हैं कि अच्छा अब उनकी करिए, अब फिर आपके ख्याल आता है कि चलें पाकिस्तान में अब हम हुकूमत करते हैं, चलें सीट खरीदते हैं। ये अफरीदी एंड कंपनी क्या कर रहे हैं? पैसा है, बहुत पैसा है, कारोबारी लोग हैं। तो इतना पैसा होने के बाद एक चीज़ रह जाती है, वो है इक़्तिदार, और उसके हसूल के लिए फिर ये कोशिशें जो हैं वो की जाती हैं। IMF ने जी खैर एतराज़ उठा दिया है और उन्होंने कहा जी कि ऐसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा हो सकता है। तो देखें इस पे हुकूमत कुछ करती है या नहीं करती। मैं आपको क्विकली ये खबर भी दे दूं कि जर्नैलों और जजेस की तनख्वाहों का ये मामला है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जी इजलास और चेयरमैन जुनैद अकबर की सदारत हुआ और रुकन पैक सनाउल्लाह मस्ती खेल ने मुतालबा किया कि अरकान पार्लियामेंट और ग्रेड 22 अफसरान की मराद तनख्वाहों की तफसीलात दी जाएँ। जर्नैलों और सुप्रीम कोर्ट जजेस को हासिल मराद और तनख्वाहों का भी पैकेज में ये बताया जाए। खैर आप कोशिश करके देख लें, इतना आसान तो नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट बात थी जी कि जब सनाउल्लाह मस्ती खेल ने मुतालबा सुनकर चेयरमैन पैक और दीगर अरकान जो थे मुस्कुरा दिए और चेयरमैन कमेटी से कहा कि आप डायरेक्शन दें कि आप भी डरते हैं, इससे पता चल जाएगा कि सियासतदान या दूसरे कितने करप्ट हैं। मैं ये मुतालबा करने में कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हूँ। इस पर चेयरमैन जुनैद अकबर ने कहा कि मैंने तोशाखाना का रिकॉर्ड मंगवाया था लेकिन सिर्फ अरकान पार्लियामेंट का मुहैया किया गया। दूसरों के बारे में कहा गया कि वो तोहफे सीधे घरों को ले जाते हैं, लिहाजा मैंने इसे भी पब्लिक नहीं किया। देखें इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम क्या है? तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 केस के जनाब आपने दोस्ती जो हमारा ब्रदर मुल्क है उसके साथ तबाह कर दी। ये जो 22 करोड़ आवाम थी, बल्कि अब तो खैर 25 करोड़ हो गई है, इसको उठाकर ना बहिर अरब में गर्क कर दें, छोड़ें। ये लोग जो ले जाते हैं डायरेक्ट घरों में, अब अल्फाज क्या थे कि डायरेक्ट घरों में ले जाते हैं। कभी इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम क्या जी कि उन्होंने हार उठाकर वो घर ले गए, उसकी कीमत नहीं लगवाई, ये इल्ज़ाम है ना। आपने एक ऐसे लीडर को जिससे पाकिस्तान की आवाम मुस्तफ़ीद हो सकती थी, उसे आपने जेल में डाल दिया। पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा सकता है, लेकिन आप यहाँ पे आज भी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इंटरनेशनल ताकतों से आप जो हैं वो अपनी पींगें बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के अंदर कांग्रेसमैन हों या फिर सेनेटर्स हों या न्यूजीलैंड के अंदर वो कोशिश अपने तौर पर कर रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स जो इंटरनेशनल गेम है वो गेम वही है जिसे इसराइल ने शुरू किया और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट और पाकिस्तान ईरान के साथ कहाँ पर खड़ा है। नेतन्याहू के बारे में अब ये बताया जा रहा है कि उसे शायद फारिग कर दिया जाए, किस तरह, क्योंकि उनका अलायंस जो है ख़तरे में पड़ गया है। खबर के मुताबिक इसराइल में मजहबी तालीमी इदारों के तलबा को फ़ौजी खिदमात में से मुस्तस्ना करार देने का कानून न बनाने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। और ख़बर के मुताबिक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात, अब ये नाम आगे पीछे हो जाए तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात UTJ के बाद
शाश का भी हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा होने का इम्कान बढ़ गया है और यूनाइटेड तोड़ा जुडिज्म UTJ की जमातों में से एक ने गुज़श्ता रात यूनाइटेड, अब ये यूनाइटेड जो तोड़ा जुडिज्म है, ये इनका एक अलायंस है, उसमें से एक जमात है, वो ये कहते हैं कि ने गुज़श्ता रात नेतन्याहू की काबीना और हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया था। UTJ का एक रुकन पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुका था और अब दीगर 6 अरकान भी नेतन्याहू का साथ छोड़ गए, जिसके बाद 120 रुकनी असम्बली में नेतन्याहू हुकूमत के पास सिर्फ एक नशिस्त की बर्तरी रह गई है। इस्राइली मीडिया के मुताबिक अब सबकी निगाहें 11 सीटों वाली जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स शास पार्टी पर मरकूज हैं कि वो किस तरफ जाती हैं। तो नेतन्याहू साहब अल्लाह करे जिनकी हुकूमत जाए एंड देयर विल बी अ चेंज इन इसराइल, जिसका फ़ायदा इंशाल्लाह मुस्लिम दुनिया का होगा, ख़ासतौर पर फ़लस्तीन। मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो लंबी हो गई, लेकिन जाते जाते आपको ये ज़रूर बता दूँ, उस वीडियो के अंदर भूखे फ़लस्तीनी जिस कैंप की तरफ बढ़ते हैं, खुराक के मुंतज़िर हैं, तकसीम होगी, वहाँ पर गोलियां बरसाई जा रही हैं और लोग छुप रहे हैं। तो दोस्तों, ये इस वक्त दुनिया के हालात हैं। नेतन्याहू जैसे लोगों का और बाकी जो ज़मीनी खुदा हैं, इनका जाना अब ज़रूरी है और आपका ख़ात्मा ज़रूर होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका ख़ात्मा बतौर इबरत हो या फिर लोग आपकी तारीफ़ करें, या आपके ऊपर मुनहसर है। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह रखे।